Good morning, BSc Part First. I welcome you all on the MCIT digital platform. प्रीवियस क्लास में हम स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस कर रहे थे। स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से होता है, उसकी प्रक्रिया को, उसकी मैकेनिज्म को भी हमने देखा था। 3 स्टेप्स में मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले गुणन अवस्था आती, मल्टीप्लिकेशन फेज आता है। सेकेंड स्टेप में वृद्धि अवस्था आती, ग्रोथ फेज आता है। एंड थर्ड स्टेप तक आते आते परिपक्वन अवस्था आती है, जो 2 भागों में विभक्त रहती है, मेयोसिस फर्स्ट एंड मेयोसिस सेकेंड। नाउ उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार देखेंगे कि किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हुई थी। शुक्राणु जन्म भी कहा जाता है इसको। एंड जब मैं बात करूंगी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज़ की, गुणन अवस्था की, तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं, माइटोसिस की क्रिया करते हैं, और समसूत्री विभाजन के द्वारा ही इनका नंबर इंक्रीज़ होता है, इनकी संख्या बढ़ने लग जाती है। जब स्पर्मेटोगोनिया की बात की तो धीरे धीरे माइटोसिस के ही द्वारा, समसूत्री विभाजन के ही द्वारा ये स्पर्मेटोगोनिया किस में बदल जाते, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में बदल जाते। जब मैंने सबसे पहले बात की प्राथमिक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये भी माइटोसिस के द्वारा बन रहा है, समसूत्री विभाजन के द्वारा बन रहा है, और ये भी समसूत्री विभाजन के द्वारा ही बन रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी तो इसका नंबर भी हैप्लॉइड है, अगुणित होते हैं। जब इसकी बात करूंगी तो ये भी अगुणित ही होते। नाउ आगे जब हम बढ़ेंगे तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, लेकिन उससे पहले कौन सी अवस्था आ जाएगी, ग्रोथ अवस्था, वृद्धि अवस्था, जिसमें इसका साइज बढ़ के इंक्रीज हो जाएगा। जब आकार बढ़ेगा तो कुछ चीज़ें हैं, गुणसूत्र, डीएनए, प्रोटीन्स, इनकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, इनमें जो संख्या होती है वो भी इंक्रीज करने लगेगी। अब क्योंकि ये ग्रोथ फेज में गया है, वृद्धि अवस्था में गया है, तो वृद्धि अवस्था से ये ऐसा का ऐसा बाहर आएगा, ऐसा का ऐसा ही बाहर आएगा वृद्धि अवस्था से। तो ये क्या कहलाएगा, तब भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट ही हम इसे यहाँ पर भी कहेंगे। और क्योंकि वृद्धि अवस्था में गया है तो क्या यहाँ तक आते आते, ये अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे माइटोसिस ही चल रहा है, अगर 2n है तो 2n ही रहेगा, तो यहाँ तक आते आते ये भी किस में हो जाएगा, 2n में ही रहेगा। यानी कि अभी तक ये अगुणित नहीं हुए, क्योंकि माइटोसिस चल रहा है। मियोसिस होगा तो ये कैसे हो जाएंगे, अगुणित हो जाएंगे। अभी तक ये द्विगुणित ही चल रहे, डिप्लॉइड फेज में ही चल रहे। नाउ नेक्स्ट जब मैं बात करूंगी इसके बाद, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाएगा मैच्योरेशन फेज में, यानी कि परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था में सबसे पहले आएगा मियोसिस फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम आएगा, इसके कारण ये किस में चेंज हो जाएगा, द्वितीय स्पर्मेटोसाइट, जिसे आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका भी बोलते हो। तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में ये बदल जाएगा। और क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये किस में चेंज होता है, ये किस में कौन सा डिवीजन होता है, तो ये डिवीजन होता है रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ तक आते आते ये अगुणित में बदलने लग जाता। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, जब इसी से आगे जाकर, भाई 2 भागों में होता है, ये 2 भागों में होगा तो मियोसिस सेकेंड भी होगा, और मियोसिस सेकेंड के द्वारा क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड का
निर्माण हो जाएगा। तो मियोसिस सेकेंड के द्वारा बन रहा है स्पर्मेटिड। जब मैं बात कर रही हूँ स्पर्मेटिड की, तो स्पर्मेटिड भी क्योंकि कैसा डिवीजन है ये, इक्वेशनल डिवीजन है। जैसे क्रोमोसोम्स उन्हीं के सेट को बराबर रखता है, इक्वल रखता है, तो इक्वेशनल डिवीजन के कारण जैसा इससे ऊपर वाले स्टेप में होगा वैसा का वैसा नीचे यहाँ देखने को हमें मिलेगा। जब स्पर्मेटिड बन गया, स्पर्मेटिड पहले ही हमने बोला था कैसी बॉडी होती है, गोलाकार संरचना होती है, राउंड बॉडी होती है, और राउंड बॉडी से आगे जाकर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आगे जाके फॉर्मेशन हो जाएगा स्पर्म का। ये भी कैसे रहेंगे, एन रहेंगे। अब क्योंकि मैंने बोला था यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्टेप था, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, बट स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है उसको मैं क्या बोलूँगी, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया को मैं बोलूँगी स्पर्मियोजेनेसिस। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो ये एक्चुअल में कौन सी प्रक्रिया है, विभेदन वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर आते आते क्या शुरू हो जाता है, विभेदन शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ तक तो कुछ भी नहीं बना है, सिर्फ एक राउंड बॉडी है, गोलाकार संरचना है, बट यहाँ तक आते आते इस भाग में शीर्ष भाग भी डेवलप हो जाएगा, मध्य भाग भी डेवलप हो जाएगा, एंड टेल रीजन भी धीरे धीरे डेवलपमेंट शो करेगा। सो एज अ रिजल्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, विभेदन हो जाएगा, जिससे स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाएगा। ना क्योंकि हमको पता है मल्टीप्लिकेशन फेज है, गुणन अवस्था है, माइटोसिस ही होगा, माइटोसिस होगा तो सारे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर इंक्रीज होगा, और इनका नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा ये उतने ही स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करेंगे। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने ग्रोथ फेज की बात कर ली, हमने मल्टीप्लिकेशन फेज की बात कर ली, हम मैच्योरेशन फेज की बात भी कर लेते हैं। मैच्योरेशन फेज क्योंकि हमने बोला मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, तो यहाँ तक आते आते जब मैं मियोसिस फर्स्ट को डिटेल में देखती हूँ तो मियोसिस फर्स्ट डिटेल में कैसा रहेगा ये भी एक बार देख लेते हैं अपन। हमको पता है मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन 2 भागों में विभक्त होता है, प्रथम व द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम या फर्स्ट मियोसिस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मियोसिस के अंदर सबसे पहले हम बोलेंगे इसके अंदर रिडक्शन होता है, 2n है तो 2n से n में बदल जाएंगे। और वहीं सेकेंड मियोसिस क्योंकि हमने बोला समसूत्री जैसा होता है, वो नहीं है एक्चुअल में बट समसूत्री जैसा ही है, माइटोसिस जैसा ही है, तो जितने क्रोमोसोम्स रहेंगे उतने के उतने ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट वहाँ उपस्थित रहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि मियोसिस फर्स्ट में कौन कौन सी अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। तो मियोसिस फर्स्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मियोसिस फर्स्ट में हमें अलग अलग टाइप की स्टेजेस देखने को मिल सकती है। देखेंगे हम मियोसिस फर्स्ट में हमें मिलेगा प्रोफेज फर्स्ट अवस्था, इसी के साथ हमें मिलेगा मेटाफेज फर्स्ट अवस्था, मेटाफेज के साथ ही एनाफेज फर्स्ट अवस्था और एनाफेज के साथ ही टीलोफेज फर्स्ट अवस्था।
तो ये सारी अवस्थाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वहीं अगर मियोसिस सेकंड की बात करेंगे तो मियोसिस सेकंड में यही अवस्थाएं सेकंड हो जाएंगी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड द्वितीय, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि हम बोलते हैं जो प्रोफेज फर्स्ट है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉन्ग होती, सबसे ज़्यादा लंबी अवस्था होती है मियोसिस फर्स्ट में, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। हमको पता है ये चीज़, तो हमने ये बोला कि प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी अवस्था है। तो सबसे लंबी अवस्था क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 5 अवस्थाएं और देखने को हमें यहाँ पर मिलेंगी। चलो देख लेंगे कौन कौन सी 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र जो हमारी सेंटर इक्वेटर प्लेट होती है उस प्लेट पर आकर एस्टैब्लिश हो जाते हैं, वहाँ पर आकर रुक जाते हैं सेंटर में, बिल्कुल बीच में इक्वेटर पे। एनाफेज में आते आते क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो पोल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और टीलोफेज तक आते आते जैसा इंटरफेज में अवस्था थी, जैसा इंटरफेज में था वैसे के वैसे कोशिकाएं 2 अलग अलग कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये मियोसिस में देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है, हमारे पास मेटाफेज है तो मेटाफेज के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स बीच में आ जाते हैं। एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स बीच में आने के बाद पोल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। एंड लास्ट बात करेंगे हम टीलोफेज की, तो टीलोफेज में वापस से कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन के कारण कोशिकाएं वापस से 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। अब देखेंगे हम प्रोफेज फर्स्ट में सेम चीज़ जो हमने देखी वही चीज़ हमें वहाँ भी मिलेगी। प्रोफेज फर्स्ट की जगह प्रोफेज सेकंड वर्क करेगी, कार्य करेगी, लेकिन चीज़ें सेम ही हैं, बस गुणसूत्र जैसे हैं वैसे रहेंगे। यहाँ पर गुणसूत्र आधे हो जाएंगे, वहाँ पर जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब क्योंकि मैंने बोला प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 अवस्थाएं होती हैं, तो 5 अवस्थाओं की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहली अवस्था सबसे पहली अवस्था जो यहाँ देखने को मिलेगी उसे हम बोलते हैं लैक्टोटीन, राइट। सबसे पहली अवस्था जो देखने को मिलेगी उसे हम नाम देंगे लैक्टोटीन। दूसरी अवस्था जो देखने को मिलेगी उसे बोलते हैं ज़ाइगोटीन। तीसरी अवस्था को हम बोलते हैं पिकाइटीन। चौथी अवस्था को बोलते हैं हम डिप्लोसिस, और लास्ट जो है डाइकाइनेसिस। सबसे इम्पॉर्टेंट जिसे हम बोलते हैं वो ये कहलाती है, यहाँ पर आते आते क्रॉसिंग ओवर होने लग जाता है। पिकाइटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, एंड क्रॉसिंग ओवर के कारण जब स्ट्रैंड्स एक्सचेंज होते हैं क्रोमोसोम के तो उसके कारण वेरिएशंस भी क्रिएट हो सकते हैं, विभिन्नताएं भी आ सकती हैं, वेरिएशंस, डाइवर्सिटी क्रिएट हो सकती है। तो मेन यहाँ पर पिकाइटीन है जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। बाकी ये सारी अवस्थाएं प्रेजेंट रहेंगी मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, और इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट में, क्योंकि 5 अवस्थाएं हैं तो 5 अवस्थाओं के कारण ये जो प्रोफेज फर्स्ट है ये सबसे लंबी अवस्था देखने को मिलेगी। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि चलो हमने ये बात कर ली परिपक्वन अवस्था कैसी होती है, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में विभक्त रहती है, डिवाइडेड रहती है। नाउ ये भी बात कर ली कि किस किस में क्या क्या होता है। अब इसके बाद जस्ट
कौन सी अवस्था आएगी, कौन सी फेज आएगी, डिफ्रेंसिएशन, विभेदन वाली, जहाँ हमने पढ़ा था स्पर्मेटिड से कैसे स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होगा, कैसे शुक्राणु का निर्माण होगा स्पर्मेटिड से। तो अब देखेंगे हम डिफ्रेंसिएशन या विभेदन वाली अवस्था। नाउ इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस भी इसे नाम दिया जाता है। अब क्योंकि हमने बोला ये कौन सी अवस्था है, डिफ्रेंसिएशन की अवस्था है, विभेदन की अवस्था है, डिफ्रेंसिएशन होता है यहाँ पर, विभेदन होता है यहाँ पर, तो यहाँ तक आते आते हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम परिपक्व संरचना पढ़ चुके हैं, मैच्योर संरचना पढ़ चुके हैं शुक्राणु की, तो हमें यहाँ तक आते आते ये भी पता होना चाहिए कि किस किस अवस्थाओं से शुक्राणु का निर्माण हो सकता है। तो हमने सब कुछ पढ़ा। अब सबसे पहले क्योंकि हम बात करते हैं हेड रीजन के फॉर्मेशन की, शीर्ष भाग के निर्माण की, हेड रीजन, शीर्ष भाग के निर्माण की जब भी मैं बात करूंगी तो शीर्ष भाग में दो भाग निर्मित होते हैं। पहला भाग होता है न्यूक्लियस और दूसरा भाग मेरे पास होगा एक्रोसोम। क्योंकि स्पर्मेटिड कैसी संरचना है, गोलाकार संरचना, गोलाकार संरचना से विभेदन हो रहा है और विभेदन होने के बाद वो विभक्त हो रहा है विभिन्न भागों में। तो उस समय पे शीर्ष भाग में दो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा, एक केंद्रक, एक एक्रोसोम। चाहे मैं न्यूक्लियस बोलूँ चाहे मैं केंद्रक बोलूँ, बात बराबर ही है। और केंद्रक कैसे होते हैं ये भी हमें पता है, एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। अब जब मैं केंद्रक की बात करती हूँ तो केंद्रक के टाइम पे दो प्रकार के चेंजेस या परिवर्तन आप बोल सकते हो होते हैं। पहला परिवर्तन क्या होगा, केंद्रक की साइज को चेंज किया जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो शेप है उसको चेंज किया जाता है। और दूसरा परिवर्तन, उसे जितना हो सके, शुक्राणु को जितना हो सके हल्का किया जाता है, उसका भार कम किया जाता है। तो पहला परिवर्तन जो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर वो होता है शेप में चेंज, संरचना में चेंज, संरचना में बदलाव, शेप में बदलाव, संरचना में बदलाव। अब संरचना में क्या बदलाव आता है, स्पर्मेटिड था गोलाकार, ठीक है। स्पर्मेटिड कैसा था अगर मैं बोलूँ, ये भी एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, अगर मैं स्पर्मेटिड की बात करूँ तो स्पर्मेटिड था बिल्कुल गोलाकार। जब उससे न्यूक्लियस का निर्माण हुआ तो न्यूक्लियस का निर्माण जब हुआ तो ये गोल आकार से थोड़ा सा पतला और लंबा हो गया, थोड़ा सा ओवल अंडाकार जैसी संरचना देखने को मिली। अब ये परिवर्तन क्यों होता है, ये परिवर्तन क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे भी एक कारण होता है। अगर कोई चीज़ मोटी है, बिल्कुल सर्क्यूलर है, तो उसे मूव करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। लेकिन कोई चीज़ पतली है, चपटी है, तो उसे मूव करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसे रोल नहीं करना है, बॉल की तरह रोल नहीं करना है, उसे मूव करना है विद द हेल्प ऑफ टेल, पूंछ की सहायता से उसे गमन करना है, लोकोमोशन करना है। तो इस अवस्था में हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि गोल आकार संरचना थी स्पर्मेटिड, गोल आकार से अब किस में बदल गई है, धीरे धीरे अंडाकार संरचना में बदल गई। अब अंडाकार संरचना
हम बोल सकते हैं लंबी भी हो रही है और चपटी भी हो रही है। तो संरचना में बदलाव हुआ और संरचना में बदलाव के कारण क्या होगा, गमन थोड़ा सा आसानी से हो सकेगा। अब दूसरी बात करती हूँ मैं, शेप की बात कर ली मैंने, संरचना की बात कर ली। दूसरा चेंज क्या होगा, इसका जो भार है, इसका जो वेट है, उसे हमें कम करना है। भार जो होता है, वेट जो होता है, उसको मुझे कम करवाना है। जब भार की बात कर रही हूँ, वेट की बात कर रही हूँ, तो वेट कम कैसे हो सकता है, जितने भी अनावश्यक पदार्थ हैं, एक्स्ट्रा पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस हैं, उन्हें हमें क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। हमें बाहर नहीं निकालना है, ये प्रोसेस चलता है, नॉर्मल प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस है। क्या होता है, यहाँ तक आते आते जितने भी अनावश्यक पदार्थ हैं जो शुक्राणु को नहीं चाहिए, उन्हें सबको बाहर निकाल दिया जाता है। चाहे मैं बात करूँ अब यहाँ पे कोशिका द्रव्य की, साइटोप्लाज्म की, कोशिका द्रव्य की बात करूँ, उसे भी बाहर निकाल देंगे। जो भी फ्लूइड होगा उसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा, तरल पदार्थ जो होंगे जो आवश्यक नहीं है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होंगे उन पे भी कुछ एंजाइम्स क्रिया करके उन्हें हटाएंगे, क्योंकि ये काम के नहीं होंगे। जो काम के हैं उन्हें रखा जाएगा, लेकिन जो काम के नहीं हैं उनको बाहर हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। आरएनए काम का नहीं है तो आरएनए को भी बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जितने भी अनावश्यक पदार्थ, मैं बोलूँ अनावश्यक पदार्थ होंगे, उन सभी को बाहर निकाल दिया जाएगा। और जब इन सबको बाहर निकाल दिया जाएगा तो ये किसी काम के नहीं रहेंगे। काम के नहीं रहेंगे तभी बाहर निकाला गया होगा, और बाहर निकाल दिया है तो भार आसानी से कम हो जाएगा। और भार कम करने का मेन मुख्य कारण भी क्या है, अगर मैं बोल रही हूँ भार कम किया जा रहा है तो उसका कारण भी क्या है, ताकि इजीली गमन हो सके, ताकि शुक्राणु गमन की क्रिया कर सके, लोकोमोशन कर सके, मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो सीधी सी बात, हमने अभी तक सिर्फ केंद्रक में परिवर्तन देखा। केंद्रक में दो प्रकार के परिवर्तन, एक संरचना में परिवर्तन, एक जो भी अनावश्यक पदार्थ है उनको बाहर निकाल दिया जाता। अब बात करूंगी मैं एक्रोसोम की, कि एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है। ये तो न्यूक्लियस के परिवर्तन देखिए, न्यूक्लियस का निर्माण कैसे हो रहा है। न्यूक्लियस में सिर्फ डीएनए पार्ट को, जेनेटिक जो पार्ट है उसको रखा जा रहा है, बाकी जो भी नीडेड नहीं है बाहर निकाल दो। अब इसमें बात करूंगी एक्रोसोम के निर्माण की। तो एक्रोसोम सबसे पहले है क्या? एक्रोसोम एक टोपीनुमा संरचना होती है, न्यूक्लियस के ऊपर उपस्थित रहती है। टोपीनुमा संरचना है, न्यूक्लियस के जस्ट, केंद्रक के जस्ट ऊपर की तरफ उपस्थित होती है, और क्योंकि केंद्रक के ऊपर उपस्थित है इसलिए हम उसे बोले कैप लाइक स्ट्रक्चर, टोपीनुमा संरचना। दूसरी चीज़, इसका मुख्य काम, चलो पहले मैंने बोल दिया ये क्या है, टोपीनुमा संरचना। दूसरी मैं बात करूंगी क्या करती है, इसका मेन फंक्शन क्या है एक्रोसोम का। तो जो अंडाणु की झिल्लियां हैं, ओवा की मेम्ब्रेन्स हैं, अंडाणु की मेम्ब्रेन्स हैं, मैं मेम्ब्रेन्स बोलती हूँ, तो इन मेम्ब्रेन्स को क्या करती है, ये घुलित अवस्था में ले जाती है ताकि शुक्राणु को इजीली प्रवेश मिल सके। तो स्पर्म को प्रवेश मिल सके, स्पर्म के प्रवेश के लिए ये होती है। ठीक है, अब बात करूंगी मैं क्योंकि स्पर्म के प्रवेश के लिए होती है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर भी उपस्थित रहता होगा, जिसकी वजह से स्पर्म के अंदर ये प्रवेश करवाती है, सॉरी अंडाणु में ये प्रवेश करवाती है स्पर्म का, राइट। तो अंडाणु में प्रवेश के लिए, स्पर्म का प्रवेश अंडाणु में प्रवेश के लिए
इसके अंदर क्या उपस्थित रहती हैं? तो इसके अंदर क्या उपस्थित रहेंगे? कुछ एंजाइम्स इसके अंदर उपस्थित रहेंगे। और एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं तो एंजाइम्स में भी सबसे मुख्य एंजाइम जो रहेगा वो क्या रहेगा? हाइलुरोनिडेज। सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे मुख्य है, मुख्य काम ही इसी का रहता है। हाइलुरोनिडेज है तो मुख्य मेन काम जो है वो इसी का रहेगा। क्या काम रहेगा ये भी अभी देख लेंगे। चलो, हाइलुरोनिडेज के बाद मैं अगर बात करूं तो इसके अलावा और कौन से एंजाइम्स इसके अंदर उपस्थित रहते हैं? तो क्योंकि एक्रोसोम है तो एक्रोसोमिन भी एक एंजाइम है जो इसमें उपस्थित रहता है। एक्रोसिन भी एक एंजाइम है जो इसके अंदर देखने को मिलेगा। एसिड फॉस्फेटेज भी एक एंजाइम है जो इसके अंदर देखने को मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि मैंने बोला ये एक मुख्य एंजाइम है तो इसका एक मुख्य काम भी होता होगा। तो जब हम अंडाणु की संरचना देखेंगे, अंडाणु की संरचना में हमें विटेलाइन झिल्ली मिलती है, न्यूक्लियस मिलता है, हमें ज़ोना पेल्यूसिडा मिलती है और ज़ोना पेल्यूसिडा के जस्ट बाहर हम देखते हैं एक लेयर मिलती है, हमको एक झिल्ली मिलती है, उसको हम नाम देते हैं कोरोना रेडिएट। ठीक, क्योंकि आपको जब इसकी संरचना आप देख रहे हो, आपको संरचना से ही दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या उपस्थित है? पुटिकाएं, फॉलिकल्स जैसी संरचनाएं उपस्थित हैं। फॉलिकल्स के द्वारा, पुटिकाओं के द्वारा इस कोरोना रेडिएटा का निर्माण होता है। तो जो फॉलिकल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जब मैं इधर बात देखूं, संरचना देखूंगी, तो ये जो फॉलिकल्स हैं, ये पुटिकाएं जो हैं यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। और जिस पदार्थ के द्वारा ये जुड़े हुए हैं उस पदार्थ को हम नाम देते हैं, जो एंजाइम का नाम है उसके अनुसार ही हम उसको नाम देंगे। इस पदार्थ का नाम होता है हाइलुरोनिक एसिड। जो एसिड है उसी पे एंजाइम आकर कार्य करेगा, उसे तोड़ेगा तो यहाँ से अलग हो जाएंगे पुटिकाएं, फॉलिकल्स अलग हो जाएंगे। अलग होते ही, जैसे ही अलग हुआ तो स्पर्म को एंट्री, शुक्राणु को एंट्री के लिए जगह मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हाइलुरोनिडेज की प्रक्रिया रहेगी। हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद फॉलिकल्स को अलग करेगा, पुटिकाओं को अलग करेगा। तो इस तरह से इस एंजाइम का एक मुख्य रोल यहाँ पर रहेगा। नाउ ये तो हुई एक्रोसोम की बात। अब एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है उसको भी हम देख लेते हैं। होता किससे है? गोल्जी काय से होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से होता है। गोल्जी बॉडी का एक फंक्शन ये भी है कि ये एक्रोसोम का निर्माण करे। गोल्जी बॉडी से कैसे होता है? संरचना हमें पता है कैसी है, ये पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर बनेगा एक्रोसोम, पर कैसे बनेगा? यहाँ पर गोल्जी बॉडीज उपस्थित रहती। बहुत सारे ग्रुप्स में गोल्जी बॉडीज उपस्थित रहती है। अब गोल्जी बॉडी की अगर आपने संरचना पढ़ी होगी तो गोल्जी बॉडी की संरचना में आपने देखा होगा वेसिकल की फॉर्म में भी होती है गोल्जी बॉडी।
अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में हमें गोल्जी बॉडीज़ देखने को मिल जाती। तो क्योंकि गोल्जी बॉडी हमने बोला अलग अलग अवस्थाओं में देखने को मिल सकती है, तो उसी के कारण क्या होगा